एक बार मुड़ तो वड्डा अपडेट आ रहा है कि किवें पश्चिम बंगाल के नतीजों में हॉट सीट ते टीएमसी की गल की तृणमूल कांग्रेस से ममता बैनर्जी अगे हो गए ने, यानी कि वो रिजल्ट जिस तरीके दे नाल हालांकि बनेगा पर रुझाना दे विच ममता बैनर्जी पिछड़ चुके सन। वड्डा अपडेट आ रहा कि ममता बैनर्जी फिलहाल अगे दिखाई दे रहे, चलते दिखाई दे रहे। तो दो वड्डियां चीज़ां से कि ममता बैनर्जी का जो सख्त मुकाबला है वह भवानीपुर सीट तो सी, बैनर्जी मुड़ तो जोड़े अगे जा रहे हैं। तो बहुत वड्डे गल्लां सी कि आखिरकार मैनीफेस्टो में किसानों की गल हुई, पिंडां दी पंचायत प्रणाली की गल हुई, लैंड रिफॉर्म्स की गल वड्डे पद्धर ते की गई। तो खास गल्लां आखिरकार की कुछ सी, क्योंकि उत्थों के ग्राउंड जीरो के जोड़े नारे सी हुण तक की वड्डियां चर्चा बने रहे, पर राजनीतिक टकराव बहुत वड्डे पद्धर ते भाजपा नाल सी। पर इस टकराव दे विचों बहुत वड्डे पद्धर ते होर सीट ते चर्चा हो रही है। आखिरकार वेस्ट बंगाल दे विच अंतरिम नतीजे कदों आउणगे, इंतजार रहेगा जी। इंतजार होने कृष्ण लंबे समय तक करना सानू होएगा, क्योंकि इत्थे जो रुझान ने इस गल वाल इशारा कर रहे हैं कि टफ नेक टू नेक फाइट इत्थे कैट एंड माउस जो रेस है सानू विखाई दे रही है। क्योंकि कदे जो ममता बनर्जी ने वो अपनी सीट तक अगे दिखाई देंगे ने, कभी शुभेंदु अधिकारी अपनी सीट पर विखाई देंगे ने। हालांकि जो प्रॉपर रिजल्ट की कुछ है, प्रॉपर नतीजा की कुछ होंदा है, वो थोड़ी देर तक पिक्चर क्लीयर होएगी। जो भवानीपुर सीट का मैं जिक्र कराते, भवानीपुर सीट ते कई जो लोग ने ऑल ओवर इंडिया तो आके उत्थे वसे हुए ने, उत्थे जो ने वो उन्हां दे वल्लों अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल ये नतीजे जिहड़े वो स्टेबल नजर आ रहे हैं। इंतजार रहेगा। तो दसना पएगा कि 2011 जदों के लैफ्ट फ्रंट की सरकार सी उसनूं हरा के 34 साल जिहड़ी वो चलती रही। तो ममता बैनर्जी ने 2011 दे विच सरकार बनाई सी। इस तरीके दे नाल टीएमसी की सरकार 2011 च बनी, 2016 च फिर बहुमत मिलिया, तीजी बार फिर बीजेपी के वड्डे चैलेंज के बावजूद 2021 च टीएमसी जितन दे विच कामयाब हुई। तो बहुत वड्डियां योजनावां सी, खास करके हैल्थ कार्ड योजना नूं लैके वड्डी गलबात हुई, साइकिल स्कीम नूं लैके गलबात हुई, लड़कियां दे सिक्ख्या स्कीम नूं लैके टीएमसी हमेशा गलबात करती रही। तो भारतीय जनता पार्टी नाल काफ़ी ज़्यादा जिहड़ी टक्कर है वो दिखाई दे रही है। केंद्र ते राज के दरम्यान जिहड़े टकराव ने वो हमेशा जिवें तुहाडे याद होगा कि ईडी वर्गियां जांच एजेंसियां रोकण दे लई टीएमसी की हमेशा गलबात हुंदी सी कि जे जांच एजेंसियां कोई रथ रोक सकती है वो ममता बैनर्जी रोक सकती है। हालांकि इंडिया गठजोड़ में इन्होंने वड्डी भूमिका निभाई, कई बार हिंसक झड़पां हुई, हिंसक लड़ाइयां हुई, वो भी अजकल काफी चर्चा का विषय बने। फिलहाल किनारा कर लिया गया सी। तो याद होगा जो ईडी टीम उत्थे पहुंची प्रदेश में भी, हमारे प्रदेश के सेंट्रल में भी हमने मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए हैं। क्या मॉनिटरिंग सेंटर्स हमारे अप एंड रनिंग हैं, क्या वहाँ पे लोग हैं, वो भी हम जानकारी ले रहे हैं। तो हमारी पार्टी की तरफ से जो तैयारी है स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग सेंटर तक और मॉनिटरिंग सेंटर के संपर्क में, वहाँ तक हमारी पार्टी की तैयारी संतोषजनक है। अगले कुछ घंटों तक सर आपका क्या फॉलोअप रहने वाला है, क्या रूटीन? देखिए, हम तो अभी पूरे प्रदेश से भी हम जानकारी लेंगे, खुद का भी विधानसभा है वहाँ से भी हम जानकारी लेंगे। कहीं अगर कोई कंप्लेंट आई है किसी कैंडिडेट के द्वारा या किसी विधानसभा में, तो उस पर भी हमारे केंद्र में जो बैठे हुए हमारी टीम है, जो एआईसीसी की भी टीम है, वहाँ से भी वो तुरंत इलेक्शन कमीशन के साथ संपर्क में रहे। इस प्रकार के पूरे दिन तक हमारा ये तैयारी रहेगी। एआईसीसी ने कई जगह कंप्लेंट्स करी हैं, इलेक्शन कमीशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, क्या यहाँ कोई ऐसी कंप्लेंट आप लोगों को अभी तक? हाँ, हमने चुनाव के समय में भी हमने किया था। हमने जब चुनाव के हो जाने के बाद, मतदान होने के बाद, हमारे जो टीम्स हमने बनाए थे कि जो हर ज़िलों में जाकर जो स्टोरेज रूम है वहाँ पर किस प्रकार से ईवीएम बॉक्सेस रखे गए हैं, किस प्रकार से अनयूज्ड ईवीएम मशीन्स रखे गए हैं। और हमने गए तो कई जगह हमको देखा कि अनयूज्ड ईवीएम्स को बिना ताला लगाए हुए एक कमरे में उसको बंद करके रखा हुआ था। तो उस पर भी हमारे लोगों ने वहीं जाकर ऑन द स्पॉट प्रशासन को दोबारा उनको कहा गया कि रूम को सील करें। लेकिन ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। हमारे जो सीएलपी लीडर है उन्होंने भी देखा है कि कहाँ अनयूज्ड ईवीएम्स हो या स्ट्रॉन्ग रूम में जिस प्रकार की सीसीटीवी की मॉनिटरिंग हो, उन्होंने भी इंडिविजुअल ऐसे कुछ केसेस उन्होंने निकाले हैं। तो कैंपेन से लेके वोटिंग तक, वोटिंग से लेके स्टोरेज रूम में रखे गए ईवीएम्स तक, कहीं कहीं जगह प्रशासन के रूप में कहीं तो हमने ढील देखी है। But you are satisfied with what is happening today, the process of election commission? Well, today, right now, we are in terms of the counting. We are only at round 1. But overall, if you've seen the election commission, I mean, you can clearly see
that our candidates were assaulted, and yet the election commission took no action. We spoke of various officers who were acting as almost as agents of the BJP government, and yet no action was taken against them. So when you have this kind of environment, I think that does not look good upon the election commission, and that is why the reputation of the election commission is where it is today. Sir, what distinguishes your connect with Jorhat voters than your opponent? As we have seen that you and Hitendranath Goswami both are from Jorhat. तो ऐसा क्या डिफरेंस है कि लोग लाइक आपको वोट करेंगे और उनको नहीं? ऐसा क्या की इश्यूज है? देखिए जिससे आपका edge रहेगा अब तो देखिए वोट मांगने का समय तो खत्म हो गया है. अब तो लोगों ने वोट दे दिया है, अभी काउंटिंग चल रहा है. सो वी आर जस्ट लुकिंग एट राउंड बाय राउंड what are the results of the different wards of Jorhat town, what is round by round, what is the feedback that we are getting from the rural areas of Jorhat, and that will give us an indication of how and why people are voting. Thank you. नहीं ये जॉइंट के बाद इंडिविजुअल कैसे हो सकता है? And even some reasonably popular politicians from the LDF are trailing, which I agree is entirely premature because they've counted a couple of rounds, there'll be 8-10 rounds to count. But I just want to say that I think it's very clear that the Kerala electorate has to be congratulated. They understand the issues. Even if they like a particular MLA or minister or whatever, as an individual, they realize that casting a vote there means casting a vote for a continuation of misgovernance. And for that reason, they have decided it's time for a change. And even people whose individual popularity we are not disputing seem to be behind. This, I think, is a very good sign. And for us in the UDF, we are not going to make any premature celebrations, but I can see that it'll take already a major reversal for things to look very different. Let's talk again in an hour or so, hour and a bit, and we'll certainly, I think, if we get a confirmation of this trend with more than half the votes counted in most places, then I think we are heading very clearly forward. For the moment, it's a good beginning. And if UDF comes to power, will you be a contender for the CM post? No, I'm not afraid. I think right now we've got enough contenders. What matters now is there should be a change of government, a change of policy, and a revival of Kerala. I think the entire thing, I hope that I can count on my ideas also being of some use to the new government, but my message will certainly be development, completely changing the disastrous fiscal situation, really doing essential work to make Kerala once again a haven for investment so that we can grow, generate jobs for our people, and prevent a situation where our young people are fleeing the state because they feel they have no possibilities. And Sarojji, for the first time, NDA is keeping a lead in 4 or 5 constituencies consistently from the beginning. How do you see this? I mean, is there a three-tier fight coming to Kerala? I think it will be interesting to see what comes out of all of this. At the moment, we've always known that NDA would be viable only in a handful of constituencies. That is, we never thought that they had any serious contention chance beyond 4 or 5. And even there, we thought that they could end up second and not first. So it's not that we were in any case expecting to concede very much to them. But it's early days. Let's see in the next few hours how it evolves. But, you know, as I said last time also, a party that is 0 in the assembly, if it goes to 1 or 2 or 3, does it change anything real for the people of Kerala? And that's the real answer. I think for us, what we need to see is a new government, and our focus is on that. Okay. Thank you. ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ UDF ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬੜਤ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆંકੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ LDF ਹੈ ਵਾਮਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ 55 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। UDF ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਹੈ 81 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BJP ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।